प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग रक्त धातु पे बात करेंगे। ऐसा चर्चा बहुत कम ही होता है हमारे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे। और मैं आप लोगों को ना रक्त धातु पे आयुर्वेद का क्या विचार है, क्योंकि जीवन शक्ति देने का काम रक्त ही करता है। तो हम लोग पूरा रक्त धातु पे बात करेंगे और रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है, आयुर्वेद में क्या बताया है। हम लोग ये एक तरह का सीरीज शुरू करते हैं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनको अगर जो लोग नॉन मेडिकल लोग हैं वो भी अगर मेरा लेक्चर सुनेंगे तो उन्हें एक एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि आयुर्वेद में रक्त धातु पे कितना बढ़िया विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और चरक संहिता में भी शोणित स्थापन गण बताया है और विधि शोणितीय अध्याय बताया है। सुश्रुत संहिता में भी बताया है कि, और सुश्रुत संहिता में तो लोग ऐसे बोलते हैं कि रक्त को चौथा दोष माना है। वात पित्त कफ के अलावा इतना उसको प्रधानता दी गई है। तो आज का हमारा सेशन इसी पे होगा, रक्त धातु पे। और फिर रक्त की व्याधियों पे भी हमारा आगे सीरीज चलते रहेगा। हम रक्त पे बहुत डीप में जाके बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है और अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अब आप लोगों को मैं कुछ बात बताऊंगा, आप लोग भी जरूर अपना अपना मत है वह जरूर बताइएगा। जब हम लोग ये बात करते हैं कि रक्त धातु, यहाँ पे हम ब्लड नहीं बोल रहे हैं, हम रक्त धातु बोल रहे हैं आयुर्वेद के भाषा से। तो प्राणी मात्र में शरीर के रोम रोम में अव्याहत घूमने वाला, अव्याहत मतलब बिना रुकावट के बहने वाला और लाल रंग का एक जीवन रस होता है, उसको हम बोलते हैं रक्त धातु। तो यह कोई भी एज हो, कोई भी लिंग हो, लिंग मतलब जेंडर कोई भी हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कोई भी हो, या कोई भी वंश हो, मतलब अगर अफ्रीका के लोग होंगे, जापानीज होंगे, कैनेडियन होंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया के होंगे, मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, सभी के शरीर में रक्त होता है और सेम कलर होता है। उसी तरह से कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी में एक पदार्थ कॉमन रहता है, वह है रक्त धातु। गरीब से गरीब इंसान हो, अमीर से अमीर इंसान हो, तो ये नहीं देखता है किसी के पास कितना पैसा है, कितना क्या है, लेकिन रक्त धातु सभी में एक समान रहता है। और ये इतना महान चीज हमको भगवान ने दिया है मनुष्य शरीर में, कि गरीब से गरीब इंसान किसी का भी जीवन बचा सकता है रक्तदान करके। गरीब इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वह भी अमीर आदमी को रक्त देके उसका जीवन बचा सकता है। इतना बढ़िया ये रक्त धातु है। और उसी तरह से पहले के जमाने में जब भी योद्धा लोग, राजा लोग युद्ध करने जाते थे, तो रक्त का टीका लगाते थे। इसका मतलब ये है कि रक्त की, खुद की रक्त की प्रतिज्ञा करके जा रहे थे। तो उसका मतलब है कि वो सच में इतना दृढ़ निश्चय उनका होता था। इसी तरह से हिंदी मूवीज में 90s के टाइम पे जो मूवीज आती थी, उसमें आशिक लोग जो होते ना, अपने प्रेमिका को पटाने के लिए क्या करते थे कि रक्त के, अपना खुद का काट के रक्त का और उससे पत्र लिखते थे। जबकि ये गलत है। इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो प्रूफ करना चाहते थे कि वो लड़की से कितना प्यार करते हैं, खुद के रक्त से। और कुछ लोग क्या करते थे, सुसाइड करने के लिए खुद का नसें काट लेते थे, रक्त बहाते थे। ये चीज गलत गलत है, मैं बस बता रहा हूं कि रक्त का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से अगर हम आज शिवाजी महाराज का जयंती महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, ग्रेट एम्परर, मराठा एम्परर, हिंदू सम्राट शिवाजी महाराज, उनके जमाने में जितने भी गढ़ के, जितने भी मतलब सिंहगढ़, रायगढ़ और जितने भी गढ़ थे, सभी के जो सैनिक होते थे, वह क्या करते थे कि खुद का रक्त का तलवार से काट के और महादेव जी के पिंड पे रक्त का अभिषेक करते थे। और स्वराज्य की शपथ लेते थे कि हम अपना हिंदू राज्य बना के रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम आक्रांताओं का राज्य था, पूरे औरंगजेब का पूरा वो था, शासन था। तो रक्त का कितना ज्यादा महत्व है कि खुद का रक्त, कुछ लोग चंडी मतलब देवी माता का करते थे, कुछ लोग शिव जी का अभिषेक करते थे। मतलब उनका इतना दृढ़ निश्चय था कि हम रक्त बहा देंगे लेकिन हम आजादी लेंगे। उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
मतलब रक्त का हमारी हिंदू परंपरा में बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा बात यह है कि रक्त जो है हमारे पूरे शरीर का 9% रहता है, और पूरे शरीर में 5 लीटर्स तक रक्त शरीर में रहता है। इसमें कुछ चीजें रहती हैं जो तरंग भाग रहती हैं, कुछ भाग जो रहते हैं प्रोटीन रहता है, कुछ ग्लूकोज रहता है, कुछ शुगर ग्लूकोज फॉर्म में रहता है, कुछ स्निग्ध पदार्थ रहता है, कुछ मिनरल्स रहते हैं, पोषक द्रव्य रहते हैं। और इसमें हम लोग देखें तो एलोपैथिक साइंस के हिसाब से बताया गया है कि कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ प्लेटलेट होते हैं। और आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, दोनों साइंस ये मानता है कि रक्त पेशी की उत्पत्ति जो बोन्स होते हैं उनके, जो मैरो होता है, अस्थि मज्जा, उधर ही होती है। आयुर्वेद भी मानता है, आयुर्वेद सरक्त मेद ये मानता है। लेकिन इसके साथ में आयुर्वेद ये भी मानता है कि यकृत और प्लीहा मूल स्थान है, वहां पर भी उत्पत्ति होती है। इमरजेंसी में प्लीहा में भी होती है, यकृत में भी होती है। लेकिन सरक्त मज्जा या बोन मैरो में हेमोपोएटिक सिस्टम होता है, परकर्सर सेल्स होते हैं, वहां पे रक्त की उत्पत्ति होती है। ऐसा एलोपैथी भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है। और जो सफेद डब्ल्यूबीसी है उसकी उत्पत्ति लिम्फ नोड्स में होती है। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो हमें वो पता चलेगा। इसी तरह से अस्थि मज्जा जो है, बोन मैरो, वो स्पंज जैसा है। तो बच्चों के टाइम बच्चा जो बाल्यावस्था रहती है, उस पे शरीर की वृद्धि बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी होने लगती है। तो जो बोन्स रहते हैं ना, उनके अंदर जो अस्थि मज्जा रहती है, वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। आरबीसी के प्रकर्सर सेल से आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी के प्रकर्सर सेल से डब्ल्यूबीसी बनेगा, प्लेटलेट के प्रकर्सर सेल से प्लेटलेट बनेगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी ज्यादातर लिम्फ नोड में तैयार होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम वो हमारा फाइटिंग सिस्टम है, पूरा डिफेंस सिस्टम है। उसी तरह से अगर अस्थि मज्जा ठीक नहीं रहा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारे थैलीसीमिया के पेशेंट आते हैं, उनमें एचबी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, उनके वृद्धि नहीं होती। और फिर बहुत सारे एनीमिया होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो सब तो हम आगे बात करने वाले हैं। अभी मैं जो जो चीज बता रहा हूँ उस पे आप लोग अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। इसमें अगर हम लोग हीमोग्लोबिन देखें तो उसमें लौह तत्व है, और विटामिन सी है, विटामिन बी 12 है, फॉलिक एसिड है। और ये मॉडर्न के उससे बताया गया है। अगर हम लोग रक्त का, और इसी तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं होता, ए बी, ए प्लस ए बी और ओ, ऐसा ग्रुप होता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव होता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, या ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ऐसे होते हैं। तो आयुर्वेद में रक्त धातु का तो बहुत ज्यादा महत्व है। और अनुवांशिक विकार भी बहुत सारे होते हैं। पांडु रोग भी होता है रक्त के कमी की वजह से। अगर रक्त ज्यादा बन जाता है तो पॉलीसिथीमिया वेरा ऐसे करके एक बीमारी हो जाती है। और आयुर्वेद में भी अति रक्त वृद्धि के लक्षण बताए हैं। हम सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो आज इंट्रोडक्शन का भाग है वो हम लोग अभी करेंगे। मैं डॉक्टर आदित्य सर हैं क्या अभी? डॉक्टर आदित्य सर हैं? नहीं है? तो आप लोग कुछ रक्त धातु पे कुछ बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे रक्त धातु पे? अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनुरिता मैम, आप कुछ रक्त धातु पे बोलना चाहेंगी? जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप लोग, ये प्लेटफॉर्म सभी का है। एक बार अनम्यूट करके देखिए हो रहा है क्या। अनुरिता मैडम, रक्त गुड धातु पे कुछ इवनिंग बोलिए। सर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज ले रहे हैं सर आज आप। बिकॉज मतलब सिर्फ जीवन के लिए नहीं, लेकिन आज का जो डायग्नोसिस वाइज या डिसीज वाइज अगर हम बोले, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो स्प्रेडिंग के लिए, मेटास्टेसिस के लिए, या डिसीज फॉर्मेशन के लिए, या फिर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और कितनी सारी मॉडर्न में तो सर एटियोपैथोलॉजी फाइंड आउट भी नहीं होती है, पता भी नहीं चलता। अभी जस्ट लास्ट 2 दिन के पहले वाली जो केस है, अन पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पेशेंट 1 महीना से आईसीयू में है सर। और जब अपन ने ट्रीटमेंट शुरू किया तो आईसीयू से बाहर नॉर्मल इसमें घर के रूटीन में आया। अभी कुछ शायद टीबी वगैरह, उससे 87 एज है उसका। लेकिन ये जो आप ले रहे हैं ना, ये अगर चीज में हम आयुर्वेद लोग अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो गए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छा हो गया, और इस धातु पे अगर हमने काम किया,
तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आयुर्वेद दे सकता है, बिकॉज इन मॉडर्न यू कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन सेल्स और एनी क्लॉटिंग फैक्टर, या सिरोटिक लिवर है उसमें अल्टर्ड चीज हुई, या थैलेसीमिया माइनर है, या फिर एएमएल स्टीमेल से लेके कोई भी क्रिटिकल डिसीज है, या जो स्टार्टअप में भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहती है। और आप जैसे आयुर्वेद के हिसाब से सोचने लगते हैं, तो रक्त धरा कला लीजिए, या फिर रक्त धातु एज अ धातु करके लीजिए, धातु अग्नि के लेवल पे, या फिर इसके मूल स्थान पे यकृत और स्प्लीन लेवल पे लीजिए, आपको बिल्कुल यथार्थ जैसे शास्त्र में बताएं वैसा ही सिनेरियो फाइंड आउट होता है। अभी जो ये पेशेंट है, इसके मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी वो केस। तो उस इसमें स्प्लीनोमेगालो है, पेटामेगालो, सब कुछ था। वो 7-8 बिलीरुबिन लेवल से अभी 1.4 के लेवल पे आ गया है, लेकिन फिर भी एलोपैथिक लोग आयुर्वेद का नाम नहीं लेते। बट वी नो वेरी वेल, वी कैन वर्क आउट ऑन रक्त धातु जन्य जो भी विकृतियां हैं, उस पर हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी। तो मैम आप अभी इस पे जरूर बोलिएगा। मैं थोड़ा महेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर आप या तो आज बताइए या कल बताइए, हम रक्त धातु पे ही कुछ दिन तक बात करेंगे। हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, रक्त धातु, प्राकृत अवस्था, विकृत अवस्था, बीमारियां, पांडु रोग, हम रक्त धातु का ही अभी सीरीज चलाने वाले हैं। आपको कुछ बोलना है तो आज बोल सकते हैं सर महेंद्र सर, या कल बोलना है तो कल बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, मतलब वाग्भट का मैं पढ़ रहा था षडंग पानीय। जी। तो षडंग पानीय में मैं देखा तो रक्त पित्त में ये आया था कि सुंठ मतलब नागर को छोड़ के जो 5 कंटेंट है षडंग पानीय में से, वो आप जी। मतलब रक्त पित्त में युक्तिपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं वाग्भट में। तो उधर फिर मैंने वो 5 कंटेंट देखे, मतलब सुंठ छोड़ के। जी। तो वो उनकी मतलब सब वो कफ पित्तग्न थे, जी। पर उनमें एक विशेषता थी कि वो सभी वातवर्धक थे। जी। तो मतलब संहिताकारों ने मतलब षडंग पानियों को भी मतलब ऐसा बनाया है कि मतलब जो बाकी के 5 कंटेंट है और जो 6th कंटेंट है मतलब सुंठ, वो जी। मतलब उष्ण भी है, मधुर विपाकी है, इसलिए मतलब पित्त भी नहीं बढ़ाता। जी। मतलब इतना मतलब अच्छे से उसको भी बैलेंस किया है। और ये षडंग पानीय का हुआ मतलब ज्वर, उसके आप आगे रक्त रक्तपित्त। पे बात करिए सर, अभी वो सब हम बात में बात करेंगे, रक्त धातु पे बात करिए। सर फिर ज्वर के आगे मतलब रक्तपित्त का उल्लेख आया है, और रक्तपित्त के आगे काश, श्वास का उल्लेख वो आया सब है। ठीक और है, आपका बात सही है, रक्त धातु पे बात करिए। फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी, रक्त धातु, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रक्त धातु पे बात करिए। हाँ आपका सर। बात सब सही है, लेकिन यहाँ पे अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पे बात करिए। ये तो सर आप वही सुनिए। हाँ क्या सर। बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन रक्त धातु पे बोलना है अभी। सर वही रक्तपित्त में वो रक्त के फेन से हम फुफ्फुस मतलब बनता है ना रक्त के फेन से। हम्म। तो उसमें रक्तपित्त के आगे ही मतलब कास और श्वास व्याधि आए हैं। तो मतलब ये जो कास और श्वास व्याधि है वो फुफ्फुस के रिलेटेड ही है, मतलब ज्यादा कॉमनली विचार किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से रक्त धातु की विकृति होती है मतलब जनरली। और पित्त में भी बोला है कि मतलब तमक श्वास में कि पित्त तमकेतु विरेचनम, मतलब रक्त धातु और पित्त का मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। हम्म। ऐसे विचार बहुत किया जा सकता है रक्त जी। का। हम इस पे भी बात करेंगे, आप बहुत थोड़ा आगे बढ़ गए। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। हाँ सर। सर, सबसे हाँ। मेन चीज इसका जो संबंध रस धातु और आहार रस की निर्मिति से है ना सर, ये आपको हर एंगल में कोई भी डिसीज है, मतलब रक्त धातु की लेवल पे तो है ही डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली जो है, हम जब तक रसगत तो दृष्टि दूर नहीं करते तब तक रक्त अच्छा तैयार होना या रक्तगत व्याधियों पे ट्रीटमेंट करना ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली हम जो ट्रीटमेंट की फॉर्मेट में अगर सोचते हैं, या साध्या साध्यत्व की एंगल से सोचते हैं, तो आपको ये पक्का पता चलता है कि अगर आपको अगर डायरेक्टली रक्त नहीं आप पहुंच पा रहे हो, रक्त जैसे ब्रेन रिलेटेड कोई हिमेटोमा है या सिफाल हिमेटोमा है, या फिर बहुत ही बारीक एपिप्लोइक वेन्स वगैरह, छोटी छोटी रक्त वाहिनियां जहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह नहीं हो सकती, छोटे छोटे फोरामेंट्स रहते हैं, उसके थ्रू जो भी ब्रेन है, तो आपको वहां पे भी सोच विचार करते वक्त में रक्त का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको रक्त तक।
आपका साध्य साध्य की ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ये भी विचार बहुत अलग है आयुर्वेद में। बहुत अच्छा बताया आपने मैम, बहुत अच्छा बताया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले सुनिए, फिर आप लोग बोलिए। या महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि जो ये रक्त है इसको अपन ने जो 10 वो हैं, 10 स्थान है जो मुख्य स्थान है उनमें माना है। देहस्य रुद्रम मूलम तथा रक्त जीव स्थिति। तो और इसका इसको हम धातुओं में भी मानते हैं। धातुओं के हिसाब से धातु का जो दोष है, सबसे पहले रस रक्त मांस मेद अस्थि, और इसके हिसाब से आगे की हम व्यवस्था पूरी करके चलेंगे। क्योंकि रक्त का जो हम विश्लेषण है वो धातु के हिसाब से करेंगे तो ही आयुर्वेद के हिसाब से उसको हम समझ पाएंगे। इसका निर्माण क्या होता है, इसकी वृद्धि क्या होती है, इसके कौन कौन से रोग होते हैं, इसके क्षय के लक्षण क्या हैं, तो वो सारे उसी के हिसाब से, फिर धातु के हिसाब से अपन इसको सोच के चले, उसके हिसाब से इसको सही अपन इसका कर पाएंगे। जैसे रक्तक्षय में है क्या क्या लक्षण होते हैं, परसा है, स्फुटता है, मिलान है, प्लिया है, विद्रदी है, कुष्ठ है, बात रक्त है, रक्त पित्त है, इस तरह के रोग होते हैं। यदि इसका क्षय हो जाए तो स्राव में सहचलता है, नेत्रों में रुक्षता है, परस्ता है, मलानता है, स्फुटन है, शीत द्रव्यों के सेवन की आकांक्षा रहती है, अग्निमांद है। इस तरह से इसको हम यदि धातु के हिसाब से सोच के चले तो सही रहेगा। मॉडर्न के हिसाब से सोचने पर तो इसका जो हमारा है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। हम यदि इसको धातु और जीवन का मूल, जीवन का मुख्य उद्देश्य, जीवन के 10 स्थान, मतलब जीवन के स्थानों में इसका स्थान है रक्त का। जी, सही बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। ये सब एक पढ़ाई हो रहा है, हम जो भी बातें कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई हो रहा है। आप लोग के मन में जो भी आता है वो बोलिए, फिर मैं भी बताऊंगा। किसी को कुछ बोलना है? मनीषा मैम, विनीता मैम, रक्त धातु पे कुछ बोलना है बोल सकते हैं आप लोग। बेसिक चीजें भी बता सकते हैं। बोलिए सर बोलिए, शर्माइए मत। हाँ मनीषा मैम सर, बताइए आप। पेशेंट है अभी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और धातु पद पे तो हमारे आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छे चिकित्सा भी है, और आप शुरू से करते भी आए हैं सर। इसको आगे और लेके चलेंगे सर, प्लीज। बहुत जी अच्छा रहा। मैं थोड़ा पेशेंट देख रही सर। ठीक है, आप थैंक पेशेंट देखिए। अभी मैं शुरू करता हूँ। मैं चाहता हेलो। हूँ कि आप लोग भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। अब सुनिए। हेलो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए सोनिया मैम, बोलिए आप। सर, ये वेरिकोज वेन में भी रक्तगत वात ही है ना, दृष्टि आई शिरागत थिंक। बात, शिरागत बात। शिरागत वात, तो ये भी रक्त धातु से ही रिलेटेड होगा ना। हाँ, शिराओं में रक्त चला गया है, इसीलिए रक्तवत स्त्रोतस की व्याधि है वेरिकोज वेन्स। हम सब चीज पे बात करेंगे। आपको कुछ बोलना है हाँ तो जी। बोलिए, रक्त धातु पे नहीं बोलिए सर, आप। मॉडर्न में जैसे ये कहते हैं कि वाल्व इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, हाँ लेकिन हाँ आयुर्वेद ये है। मानता है कि रक्तगत वात है। हाँ ठीक है, लेकिन तो वो रक्त वाहिनियों में ही कोरिलेशन तो जा कैसे रहा है होगा ना। सर। रक्त वाहिनियों में ही तो जा रहा है ना। स्त्रोतस किसको बोलेंगे? हाँ श्रवणा जी, हाँ जी। स्त्रोतांसी, स्त्रोतस में विकृति आई है। अति ठीक है प्रवृत्ति सर, संगम वाहिनियों शरणम में। मृत्यु हाँ जी, हाँ विभागम जी। चेती। हम वही बात करेंगे, हम करेंगे। ठीक है महेंद्र सर, सर आप ठीक है कुछ सर। बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था अपन कई बीमारियों के इसके इलाज के लिए अपना विद्ध कर्म है। अपन हाँ उसमें कई कई बीमारियों में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एलर्जी में उससे ट्रीटमेंट करते हैं अपन, तो भी रक्त का ही संबंध होता है। जी। और अपन पेन पेन के लिए भी करते हैं, जलों का भी लगाते हैं, श्रृंगाटक लगाते हैं या रक्त मोचन करते हैं। तो कई बीमारियों का मूल रूप से ही हम ये सोच सकते हैं कि इसमें काफी मतलब मात्रा में अपना बीमारी आ जाती है रक्त धातु की। बराबर। और किसी को कुछ बोलना है बोल लीजिए आप लोग, सभी हेलो को सर। चांस है। हाँ जी बोलिए। रक्त धातु मतलब उपधातु हमने जो मतलब देखे तो रस का स्तन्य रज है और रक्त का सीरा कंडरा है। हाँ मतलब रक्त के रक्त से ही मतलब सीरा और कंडराएं बनती है। तो सीरा और कंडराएं भी मतलब बहुत व्याधि के लिए मतलब उनसे भी बहुत व्याधि होती है। इसलिए रक्त को अच्छा किया तो मतलब सीरा कंडरा अच्छा हो जाएंगे। और रक्त का मल मतलब पित्त बताया है, और ये इनका आश्रय आश्रय संबंध रहता है। जी। तभी देखा जाए तो यकृत मतलब रक्त के संबंधित दो महत्वपूर्ण धातु है कि यकृत और प्लीहा। जी वैसा देखा जाए तो मतलब यकृत के उधर ही मतलब गॉल ब्लैडर वगैरह रहता है, उधर से मतलब एसिड का सिक्रीशन ये वो मतलब होता है। तो पित्त
और रक्त का मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है। और जी देखा जाए तो मतलब बहुत से मतलब पित्तज कंडीशन रहती है जिसमें कभी कभी मेडिसिन से उपशय नहीं मिलता, तो उधर रक्त मोक्षण किया जाए तो जी मतलब इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, क्योंकि कभी कभी रक्त में मतलब पित्त ही इतना बड़ा हुआ रहता है कि मेडिसिन को थोड़ा टाइम लगता है। तो जी अगर डायरेक्ट हम रक्त मोक्षण ही करें जी तो वो दोष है, वो रक्त के साथ ही मतलब पित्त प्रकुपित रक्त मतलब दूषित जो रक्त है वो मतलब अगर रक्त मोक्षण से अगर बाहर निकाला जाए तो जी मतलब मेडिसिन के लिए भी मतलब आसान हो जाता है चिकित्सा करने में। जी क्योंकि शुरुआत में ही अगर पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो मेडिसिन को भी मतलब टाइम लगता है, ऐसा मतलब अगर बहुत क्रोनिक डिसीज है या बहुत मतलब पैथियों में दिखाया गया है और बहुत जूना डिसीज है तो जल्दी में मतलब 7-15 दिन में तो मतलब इतना कभी कभी रिलीफ नहीं आता। पर उसी समय अगर बहुत पित्तज कंडीशन बढ़ी हुई है तो उसमें हम घृतपान करके पहले दिन दूसरे दिन रक्त मोक्षण कर सकते हैं। या पेशेंट का मतलब बल अच्छा हो या वो मतलब हेल्दी हो तो घृतपान किए बिना भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और रक्त मोक्षण के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि मतलब सीबीसी में उसका एचबी कैसा है। अगर उसका एचबी कम है तो जी उधर रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत कम है, जैसे कि 8 है 7 है 9 है तो नहीं करना चाहिए। एचबी भी देखना चाहिए रक्त मोक्षण करते समय। जी ठीक है। इस टॉपिक पे आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर प्लीज? आपका वेस्टर्न साइंस क्या बोलता है ब्लड के बारे में, रक्त धातु के बारे में? सर रक्त धातु बोन मैरो और लिवर से बनता है जी मेनली, और स्प्लीन भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इतना बोलते हैं सर। जी ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, फिर मैं सब बताऊंगा। अभय सर सर कुछ रक्त बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ सर, रक्त धातु जो है सब दोषों का वहन तो करता ही, उसी की हाँ वजह से संप्राप्ति तो तैयार होती है, हेतु मिलता है, उसी से तैयार होता है। हाँ क्योंकि आहार रस में दृष्टि होके जब हाँ रस का पोषण होता है, रस के बाद रक्त का पोषण होता है, तभी सब दोषों का जो दोष है उसी के साथ शरीर में इधर उधर जाता है। उसी हाँ के बाद ही अपने को कहा मोस्टली व्याधियां उत्पन्न होती है। और वो प्राण सर व एक क्वेश्चन स्रोतस के पूछना था भी मुझे। हाँ उनका जो कंप्लीट प्राण हो। व हाँ प्राण व स्रोतस का भी उससे ज्यादा ये था, क्योंकि प्राण वायु तो उसी से ही चलता है, उसी से नरिशमेंट मोस्टली होता है। हाँ चलिए अनुरिता मैम आप क्या बोल रही थी? अनुरिता मैडम जी, शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा है। अब मैं रक्त धातु पे आप अपना बात बताता हूँ, आप लोग सुनिए, फिर आप लोग भी बताइएगा। रक्त धातु जो है ना, रक्त धातु जो है वह शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। रक्तम जीव इति स्थिति, मतलब रक्त मतलब साक्षात जीव या चैतन्य, या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि हम जी रहे हैं, जीवंत पना, इसको हम बोलेंगे रक्त धातु के वजह से ही है। रक्त के बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। तो आधुनिक दृष्टि से प्रोटोप्लाज्म नाम का जो मूलभूत घटक है, उससे भी जो सूक्ष्म रहता है, उससे ये मूलभूत है, उपस्तंभ है, मतलब एक स्तंभ है हमारा शरीर का। आयुर्वेद में रक्त को जीव ऐसे चीज बोला है। और अरुंधत ने बोला है कि जहां पर भी रक्त व स्रोतस है वहां पे स्पंदन, स्पंदन मतलब कहीं ना कहीं प्राण है वहां पे। आप कोई भी आर्टरी में देखेंगे और वेन में देखेंगे तो वहां पे स्पंदन है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, मतलब वो जीवन का द्योतक है। अगर इंसान मर जाता है तो आप आर्टरीज वेन्स देखिए, पल्स रेट कुछ भी नहीं आएगा, इंसान मृत्यु हो जाएगा। मतलब रक्त है वो प्राण को दिखाने वाला एक तत्व है हमारे शरीर में, इसलिए रक्तम जीव इति स्थिति ऐसे बोला गया है। प्राणवायु और प्राणायतन जब हम लोग देखते हैं, सॉरी प्राणवायु नहीं, प्राण और प्राणायतन, उसमें रक्त धातु का उल्लेख किया गया है। शास्त्रकारों ने सजीवता, सजीवता और उसका महत्व, तो इसके बारे में 5,000 साल पहले बता दिया गया था कि रक्त रक्तम जीव स्थिति ऐसे बता दिया था। रक्त धातु के बारे में अभी बहुत ज्यादा संशोधन हो गया है। फिर उसके बाद में रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप का भी निश्चित करना, रक्तदान करना,
रक्त की बहुत ज्यादा उपयोगिता, ये सब तो आजकल जितने भी हमारे जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उसमें तो हमें मिलता ही है। आयुर्वेद का अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद एकदम परफेक्ट साइंस है। रक्त में जो रेडनेस है वह कौन देता है? तो रंजक पित्त देता है। अगर वो रंजक पित्त का कार्य विकृत हुआ तो बहुत सारी व्याधियां होने लगती है। अरिष्ट सूचक लक्षण देखेंगे तो उसमें रक्त काला होने लगता है। या फिर हमारी व्याधियां देखेंगे, वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, उसमें रक्त का कलर अलग होने लगता है। रक्त जब हम रक्त मोक्षण करते हैं, रक्त के मतलब वात दुष्ट रक्त है उसमें देखेंगे तो बबल्स आते हैं। पित्त दुष्ट रक्त है तो बहुत ज्यादा पीला पीला आता है। कफ दुष्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा थ्रेड टाइप आएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो शास्त्रकारों ने बोला है कि रक्त की दुष्टि हो जाती है तो बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। और दूसरा बात यह है कि रक्त जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो एक रक्त धरा कला नाम बताया गया है ग्रंथों में। तो शोणित धरा कला या रक्त धरा कला, उसमें रस धातु जब बन जाता है तो उसका रक्त कन्वर्ट होना ये होने लगता है, और वहां पे रक्ताग्नि का कार्य होता है। तो रस से रक्त बनता है, ये हमें पढ़ाया गया है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो सिरा, यकृत और प्लीहा, इसमें रक्त का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। मतलब सिराओं की उत्पत्ति करने में रक्त के मृदु पाक से क्या बनती है? सिराएं बनती है। रक्त के खर पाक से क्या बनती है? स्नायु और कंडरा बनती है। और यकृत और प्लीहा जो है वहां पे मूल स्थान बताया। तो जैसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंगा नदी का गंगोत्री, यमुना नदी का यमुनोत्री। तो मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, यहाँ पे उत्पत्ति होती है। और जहां पे नाश होता है उसको हम प्लीहा बोलते हैं। ये चीज प्रमुख है। और कभी कभी इमरजेंसी में प्लीहा में भी उत्पत्ति होती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो रक्त की उत्पत्ति के बारे में और भी बहुत रिसर्च हुआ है। शरीर में 7 धातु हैं ये बताया गया है। और दूसरा क्या है कि रक्त का गुण अगर हम लोग देखें, सुश्रुत संहिता देखते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर, उसमें बताया है कि रक्त 5 भौतिक है। और इसमें जो गुण है विस्तृता, द्रवता, रागः, स्पंदनम, लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणम हेते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। मतलब रक्त में पृथ्वी और जल तत्व भी है, इसीलिए इसको विस्त्र गंध बोला है। पृथ्वी की वजह से गंध है, एक अलग तरह का गंध है। और इसमें स्निग्धत्व है, मतलब जल तत्व है। रक्त में द्रवता है, लिक्विड फॉर्म में रक्त रहता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आप महाभूत प्रधान है। रक्त में रक्त की अग्नि है, और जितना अग्नि अच्छा है रक्त का उतना रक्त वर्णत्व है, मतलब इसमें तेज महाभूत है। रक्त में स्पंदन है, आप लोग पल्स रेट देखते हैं तो रक्त वाहिनी को देखते हैं, आर्टेरियल, तो उसमें क्या है कि स्पंदन है, लघुता है, मतलब वायु है उसमें। और वो परिभ्रमण करता है स्रोतस में। तो वहां पे आकाश तत्व भी रहना बहुत जरूरी है। अगर आकाश तत्व रक्त में नहीं रहेगा तो सिराओं में ग्रंथि होने लगेगा, जैसे कि डीवीटी रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब ये 5 भौतिक है। अष्टांग हृदय कार ने क्या बोला है कि मधुरम लवणम किंचित अशीतोष्णम असहतम। मतलब ये थोड़ा टेस्ट में मधुर होता है, थोड़ा लवण रसात्मक होता है, थोड़ा सा अशीतोष्ण, थोड़ा ठंडा, अशीत नहीं उष्ण बोला है, सॉरी, अशीतोष्ण, मतलब ये ठंडा नहीं है, उष्ण है ऐसा बताया गया है। और अनुष्ण शीत, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। अनुष्ण शीत मतलब थोड़ा सा शीत है। मधुरम स्निग्धम वर्णतो रक्तम गुरु, मधुर है, स्निग्ध है, और रक्त रंग का है, एक इसका टिपिकल रंग है, और गुरु है। रक्त का पांचभौतिकत्व जो है इसके बारे में डलहन की टीका जो है सूत्र स्थान 14 में बाई 9, उसमें बताया गया है कि आहार रस से किस तरह से रस धातु की उत्पत्ति होती है। हम लोग 4 प्रकार का आहार का सेवन करते हैं, और जो जैसे लेह फॉर्म में, भक्ष्य फॉर्म में, तो 4 प्रकार का, और 5 भौतिक अन्न का सेवन करते हैं, उससे आहार रस बनता है अग्नि की क्रिया होके, और फिर रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया है। और आज वीना मैम ने जो, वीना मैम नहीं, वो श्री राम जी जो आए थे उदयपुर से, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र बोला कि विष्णु भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं ही वैश्वानर नाम का अग्नि हूँ, सभी प्राणियों में हूँ, और मैं अग्नि का मतलब वैश्वानर रूप में हूँ, और जो प्राण उदान व्यान समान अपान, इनको मैं कंट्रोल करता हूँ।
और मैं अग्नि तत्व हूं, तो मैं अन्न का पचन करके आयु बनाता हूं। ऐसा कृष्ण भगवान ने बताया भगवत गीता में। वैश्वानर नाम का अग्नि है हमारे शरीर में, वो देवता स्वरूप है और वो पवित्र है, शुद्ध है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं रहती है। वो अगर मंद हो जाता है तो व्याधियां होने लगती है ना। पूरा बंद हो गया, अग्नि पूरा बुझ गया तो मृत्यु हो जाती है। तो रस की उत्पत्ति पहले होती है आहार रस से, फिर रक्त की उत्पत्ति होती है। तो इसमें रक्त धातु जो है उसमें एक तरह का मतलब अग्नि तत्व तो रहता ही है, कफ और वायु का भी संयोग हो जाता है, तो इस तरह से बनता है। दूसरा क्या है कि हम लोग शारीर पढ़ेंगे कि रक्त के फेन से फुफ्फुस बनता है, रक्त और किट्ट भाग से उंडुक बनता है, फिर रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनते हैं। ऐसा हम लोगों ने सब पढ़ा है, उस पे हम लोग और बातें करेंगे, बाद में करेंगे। और दूसरा यह है कि रक्त का उपधातु क्या बताया है, तो स्नायु और कंडरा, कहीं कहीं स्नायु और सिरा, ये उपधातु बताए हैं। रक्त का मल क्या है, तो पित्त बताया है। और आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए। हृदय जो है वो रक्त का पंपिंग करता है, रक्त को और रस को पूरे शरीर में ये जोड़ के रखता है। अब सर जो हाँ जी, स्नायु और कंडरा क्या होता है सर? स्नायु और कंडरा? स्नायु, अनुरिता मैम आप क्या समझती हैं? अनुरिता मैम, अनुरिता मैम चली गई। स्नायु और कंडरा मतलब टेंडन और लिगामेंट्स, हमारे शरीर में जितने भी हैं उनको बोलते हैं। और सिराएं मतलब, सिरा जब बोला है तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स सब लिया गया है। दूसरा बात, हमारे सर ये हमें सिखाते हैं जमदग्नि सर, कि जो ग्रहणी का क्षेत्र है वहां पे सभी स्रोतसों का मूल ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, जैसे रस व स्रोतस का मूल पता है, हृदय वाहिनी, हृदय और रस वाहिनी धमनियां, लेकिन वो कहाँ से नरिशमेंट होता है, तो ग्रहणी कला से। वहां पे जब आहार रस बनता है, पूरा ग्रहणी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जेजुनम और ग्रहणी कला, वहां से रस व स्रोतस का पूरा नरिशमेंट होता है। रक्त व स्रोतस का भी मूल कहाँ खुला है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो वह ग्रहणी से। मांस व अस्थि व सभी का नरिशमेंट वहीं से होता है ना। ऐसा हम लोग अगर देखते हैं तो पता चलता है। तो रक्त का भी उत्पत्ति एक तरह से देखें तो ग्रहणी कला में पचन होता है, वहीं से होता है। बहुत ज्यादा डीप में अगर पढ़े तो। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, फिर मैं और बोलता हूँ। आप लोग को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? हम लोग अभी रुकने वाले नहीं, हम लोग इस टॉपिक पे और डीप में पढ़ते जाएंगे। जब बोलते हैं रक्तम जीव इति स्थिति, तो रक्त का कार्य जो होता है वो जीवन व्यापार को मतलब मेंटेन करने के लिए आजन्म मृत्यु तक, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर और एलोपैथी साइंस में बोलते हैं कि एक प्रेशर मेंटेन रहता है तब सर्कुलेट होता है। अगर वो प्रेशर कम हो गया तो मृत्यु होने के चांसेस बढ़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो रक्त वाहिनी फूट के मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। तो एक प्रेशर भी मेंटेन रहता है ना। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सर नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि जो गर्भ में जो यकृत पिलिया हैं उनमें रक्त से बनते हैं, और रक्त के फेन से फुफ्फुस, और उंडुक बनता है रक्त के किट्ट से। हाँ इसके अलावा रक्त और श्लेष्मा के मिलके जो सार भाग है उसके जब पित्त द्वारा पचन हो रहा होता है, उस समय वायु का अंधावन से मनुष्य की अंत्र, गुदा और बस्ती का निर्माण होता है। उदर में पक हुए कफ, रुधिर और मांस के सार भाग से जिह्वा का निर्माण होता है। और उत्तम स्वर्ण आगे के रखकर और धोकरी में हवा करने पर निर्मित होता है। जिस प्रकार वायु और ऊष्मा से युक्त होकर स्रोतों का वितरण करती है, उसी प्रकार वायु मांस में प्रविष्ट होकर उसे पेशी में विभक्त कर देती है। फिर उसने बताया रुधिर और मेद से सार भाग से वृक्क का निर्माण होता है, और वृषण मांस, रक्त, कफ और मेद के सार भाग से निर्मित होते हैं। वृषण जो है अंडकोश। हृदय रक्त और कफ के सार भाग से बनता है। इससे ही आश्रय प्राण में धमनियां हैं, और हृदय के नीचे वाली पिलिया एवं फुफ्फुस और दाहिनी के यकृत क्लोम होते हैं। हृदय विशेष रूप से चेतना का स्थान है, ये भी रक्त से ही बनता है। तो ये रक्त का ही पूरा विवरण आ गया एक तरह से, पूरा व्यवस्था जो यकृत, पिलिया और आंत और इस तरह तुम्हारे हृदय, ये सारे यकृत जो संबंध हैं वो सारे उसी से बनते हैं, रक्त के उससे ही। अपन रक्त के हिसाब से ही मान सकते हैं इनका सबका। हाँ जी। दूसरा क्या है कि ऐसा बताया वाग्भट सूत्र स्थान में लोहितम प्रभव
शुद्धम तनो तनैव च स्थिति, मतलब ये एक रेडनेस वाला, लोहितम प्रभवम, मतलब ये इसका प्रभाव है कि ये रेड कलर का होता है। और एति गच्छति, जो हमेशा गमनशील है, ऐसा ऐसा ये रक्त है जो आयु देता है। अगर आयु है मतलब क्या है कि गतिमान है, मतलब इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गति रहती है। और ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये युगों युगों तक रहता है। कोई भी इंसान सतयुग में भी रहे, कलयुग में भी रहे, त्रेता द्वापर में रहे, सबके शरीर में रक्त का गति रहता ही है। मनुष्य शरीर में ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें गति नहीं हो। दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये एक तरह का नदी का प्रवाह है, प्रवाह, नदी का प्रवाह, जैसे कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, हमेशा हिमालय से आती हैं, समुद्र में मिलती हैं, उनका गति कंटिन्यू होता है। आप लोग समुद्र देखेंगे, एरोप्लेन से ऊपर जाके देखेंगे, सैटेलाइट से देखेंगे, तो समुद्र में हलचल रहती है। जिस दिन ये रुक गया उस दिन पृथ्वी का नाश हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में एक ही धातु है जो रक्त धातु है। रस तो है ही उसके साथ में, लेकिन रक्त धातु में हमेशा गति रहता है। और रस धातु के लिए भी बोला है, रसा अहरति गच्छति, रस और रक्त में गति है, गति है इसीलिए। और ये देखने वाली गति है। मांस में भी गति है, स्त्रोतस में, स्त्रोतस तो है श्रवणा स्त्रोतांसी, मांस में भी है, शुक्र में भी है, सभी में है। लेकिन सूक्ष्म स्थूल रूप में देखना जाए तो रक्त में गति रहती है कंटिन्यू, इसलिए ऐति गच्छति ऐसा बोला गया। जिस दिन रक्त बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया और मृत्यु हो गया, है ना, या फिर रक्त नहीं पहुंच पाया तो भी मृत्यु हो जाएगा, स्ट्रोक बैठेगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। दूसरा क्या है कि और जितना रक्त अच्छा बहता है उतना हमारा आयु अच्छा रहता है, तारुण्यता रहती है, बाल्यावस्था तारुण्यावस्था में अच्छी रहती है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, रक्त की गति में विकृति आने लगती है और फिर व्याधि होने लगता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या वार्धक्य ये सब होने लगता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि रक्त धातु को बहुत ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है। दूसरा मैं और बताना चाहता हूँ, आप लोग पहले कुछ बोलिए फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे नोट से मैंने पूरा बनाया है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा बाद में। आप लोग कुछ बोलिए। पल्लवी मैम, आप रक्त पे कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। हरिहर सर कुछ बोलना है बोल सकते हैं। वो तो मैंने आपने सर बता दिया, रक्तमिति जीवम ने मलमिति बलम ऐसा बताया है। जी। और दूसरा ये बताया है कि तेजो रसानम सर्वेशम अम्बुजानम यदुच्यते पितोष्मण स रागेण रसो रक्तत्व मुच्यति स रस यकृतल्याहानो प्राप्य राग मुपैति। मतलब ये रस से रक्त की निर्मित होती है। रक्त का कार्य है कि बल देना, वर्ण देना, सुखी आयुष्य देना और स्त्रोतस को कंटिन्यू शुरू रखना, ये रक्त का काम है। दूसरा है कि रक्त का विशेष रूप से गुण है, वर्ण है। और क्या है तो ये मैंने बता दिया कि मधुरम लवणम किंचित शीतोष्णम सहतम पद्मेंद्र गोप हिमा विश्व लोहित लोहितम। मतलब ये मधुर रसात्मक रहता है, नम लवण रसात्मक रहता है, सम शीतोष्ण रहता है, पतला रहता है, द्रव स्वरूप रहता है और सोने के रंग का, गोल्डन कलर का। मतलब अपना अपना दृष्टिकोण है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंद्र गोप के तरह रहता है, कोई बोलते हैं कि ये खरगोश के रक्त की तरह रहता है, इंद्रगोप नाम का कीड़ा है उसकी तरह रहता है। कुछ लोग बोलते हैं, और यहाँ पे यकृत प्लिया में इसका संचय होता है और अभिसरण होता है, ऐसा बोला जाता है। दूसरा है कि मातृजम रक्तम, मातृज भाव में रक्त की गणना की गई है। दूसरा है कि रक्त से 7 त्वचा निर्माण होती है, सप्त त्वचो असृजा, 7 त्वचा रक्त से निर्मित होती है। रक्त का प्रमाण 8 अंजलि बताया गया है। दूसरा है कि ऐसा बताया है कि रक्त और रस ये अगर अच्छा रहता है तो इंसान को रक्तसार बोलते हैं। रक्तसार इंसान के बारे में क्या बोला है कि मज्ज में हो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकृत्यंत श्रिक रसो जलम च देहे अस्मिन एकेकाश जाली वर्धितम। मतलब जो रक्तसार पुरुष है उसके कान, आंख, मुख, जिह्वा, नाक, होंठ, पैरों के तलवे, नाखून, कपाल, शिश्न ये स्निग्ध होते हैं और रक्त जैसे ही श्रीमद भ्राजिशु रहते हैं। मतलब एकदम अच्छे फ्रेश ऐसे दिखते हैं। और अगर रक्तसार इंसान में व्याधि होने लगता है तो वो सब विकृति आने लगती है।
और जितना रक्त अच्छा रहता है उतना आयु अच्छा रहता है, शरीर की वृद्धि होती है और कोई बीमारी नहीं रहती है, ऐसा बताया गया है। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आप लोग एक काम करिए, आप लोग ना शारीरिक क्रिया का किताब निकालिए और रक्त धातु पे सब पढ़ डालिए, और कल के सेशन में आप लोग रक्त धातु पे पढ़ पढ़ के आइए, और आप लोग को जो बोलना है आप लोग कल बोलिएगा। तो मैं कल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रक्त दुष्टिजन्य विकार और चिकित्सा ये पढ़ेंगे, और चरक संहिता में शोण स्थापन गण बताया है। फिर व्रण संधान कर्म में रक्त का क्या महत्व है, व्रण शोधन और रोपण में रक्त का क्या महत्व है, दाह प्रशमन में रक्त का क्या महत्व है। फिर वर्ण कर्म जो रहता है, वर्ण कर्म, उसमें रक्त का क्या रोल है, रक्त पित्त व्याधि में रक्त का क्या रोल है, कुष्ठ व्याधि में, वात रक्त में, रक्तातिसार, रक्त प्रदर, है ना, विसर्प व्याधि, इन सब में रक्त का क्या रोल है, ये सब पे हम लोग डीप में जानने वाले हैं। आप लोग ना एक दिन होमवर्क करके आइए, रक्त धातु पे सब पढ़ के आइए जो भी पढ़ना है। विधि शोणित अध्याय भी पढ़ लीजिए, सुश्रुत संहिता का जो रक्त का अध्याय है वो भी पढ़ लीजिए, शारीरिक क्रिया भी पढ़ लीजिए, और जो आप बोलेंगे हम सब सुनेंगे कल। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा 15 मिनट पहले इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साईं बाबा को वो माला चढ़ाना है, गुरुवार है ना आज। फिर मैं 9 सर बजे। हाँ फुफ्फुस यानी लंग्स होता है ना सर, फुफ्फुस यानी हाँ लंग्स होता है ना। जी, ठीक है। तो अभी हम कल मिलेंगे, मुझे 15 मिनट छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे माला बनाना है, साईं बाबा के मंदिर जाना है। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और आदित्य सर आप भी कल पूरा ये हिमेटोलॉजी जितना आप पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ दीजिए, और कल हमें थोड़ा थोड़ा बताइएगा, जी या सर, जी पूरा सर, बताना है, पूरा आपका ही सेशन, ब्लड के बारे में सारा चीज आप कल बताइएगा। ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, अगर आपको 7 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, आप ब्लड पे ही बोलते रहिए, सब लोग सुनेंगे। सर 7 दिन तो लगेगा इसमें, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र जी इन सबको लेते हुए। मेन रक्त धातु का अग्नि, और अग्नि के साथ में फिर इसकी जितनी भी व्याधियां हैं इसको जी लेकर के चलेंगे सर। हाँ। तो और बहुत अच्छा आदित्य कॉन्सेप्ट। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीपीटी बना के आना चाहे तो पीपीटी बना के आइए, और मैं आपको को होस्ट बनाऊंगा, आप प्रेजेंट करिए, आपको जो बोलना है। एक तो आपका भी पढ़ाई होगा, सबका भी पढ़ाई होगा, वेस्टर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, सब यहाँ पे हम लोग कॉमन सब शुरू करेंगे। ठीक है, जी सर, मैं प्रयास बहुत करूंगा मजा आएगा। पीपीटी बनाने, पीपीटी के आपका साथ भी साथ। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि आयुष दर्पण पे आपने कितना अच्छा पढ़ाया सबको, एलोपैथी साइंस। ठीक है सर, तो कल जी आप सर, जी मेहनत सर। करके आइए, और बाकी लोग आयुर्वेद पढ़ के आइए, अभी हम ये करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। फिर 9 बजे मिलते हैं, थैंक यू।